Okay, good morning, students. Today we will start. We will continue our chapter electoral politics. Okay, our topic is election campaign. यहाँ से थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको. Okay, अगर किसी को भी कोई डाउट रहा हो यहाँ पर तो आप लोग उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं. ठीक है. So the main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. इलेक्शंस का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि आपका जो पर्सन्स है, जो सिटीजन्स है वहां पर रह रहे हैं, उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके, उनकी पॉलिसीज चूज कर सके. ओके, कि गवर्नमेंट इस बार कौन सी आनी है, क्या आनी है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं, पीपल्स पे डिपेंड होती हैं. और इलेक्शन जो होता है ये चांस देता है लोगों को. ओके, Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. इसी वजह से ये एक डिस्कशन जो होता है ना कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये सारे डिस्कशंस ओपन होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी रूम के अंदर बैठ गए और आपने डिसाइड कर लिया कि किसकी गवर्नमेंट बननी है, किसकी नहीं बननी है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. ठीक है, कि विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज ए गुड पॉलिसी, कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बेटर होगी और किसकी पॉलिसीज अच्छी होंगी. ठीक है, इन सारी चीजों पर ओपन डिस्कशंस चलते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. और ये सारी जो चीजें होती हैं ये होती है ड्यूरेशन टाइम पीरियड, वो जहां पर आपका इलेक्शन कैंपेन जिसे बोला जाता है. ठीक है, ये आपका अनाउंसमेंट के बाद से लेकर जो आपका पोलिंग वोटिंग होती है उस टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको ये बोला जाता है. ठीक है. In our country, such campaign take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates. अब देखिए अनाउंसमेंट हो गया आपका. ठीक है, कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट से लेकर आपका जब वोटिंग हो रही है ना, उसके बीच का जो ये 2 वीक्स का जो टाइम रहता है. ठीक है, इसी के ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्शन कैंपेन लगाया जाता है. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या करते हैं, एंड द डेट ऑफ पोलिंग. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स. कैंडिडेट्स अपने वोटर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि इस ड्यूरेशन में काफी हल्ला बुल्ला रहता है. सब आते हैं, आप लोगों के घर आते हैं, हमें वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे. ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं, इलेक्शन मीटिंग्स बुलाई जाती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उनसे वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं, मीटिंग्स होती हैं. ठीक है, तो ये सारा जो भी चीजें होती हैं ये इलेक्शन कैंपेन के द्वारा ही होती हैं, उसी टाइम पीरियड में होती हैं. दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज. इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर है, टेलीविजन वगैरह पर है, रेडियो वगैरह पर है, वहां पर भी काफी ज्यादा डिबेट्स चलती रहती हैं इलेक्शंस को लेकर. ठीक है, कि इस बार आपने सुना होगा, आप लोगों ने जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो कितना ज्यादा न्यूज के अंदर आता है. हाँ, तो कहिए आप इस बार कौन सी पार्टी का क्या रहेगा, उन्होंने ये काम किया था, इन्होंने ये काम किया था. इस तरीके की डिबेट चलती ही नहीं चलती हैं. आपने सुनी है कभी? हाँ, ओके. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. अगर बात करते हैं ये 2 वीक्स की, तो ऐसा नहीं है कि इसी 2 वीक्स के अंदर ही जो होना होता है वो सारी चीजें होती हैं. ये अनाउंसमेंट का ये जो तो प्रिपरेशन होती है पार्टीज की, ये काफी पहले से शुरू हो जाती है. ओके, कहाँ पर होगी और वहाँ पर जो लोग रिक्वायर्ड होंगे, हाँ, वही सारे डिस्कशंस पहले से स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन पब्लिकली ये सारी चीजें अनाउंसमेंट के बाद ही होती है. ठीक है, कैंडिडेट्स के. In election campaign, political parties try to focus public attention on some big issues. इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज जो बड़े इश्यूज होते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो इस तरीके की इश्यूज को फोकस करती है ताकि लोगों का अटेंशन पा सके. ठीक है, दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम द वोट फॉर द पार्टी. ओके, ऑन दैट बेसिस. ओके, उन इश्यूज के बेसिस पे वो लोग क्या करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं. Let us look at some of these successful slogans given by different political parties in various elections. इसी तरीके से कुछ पुराने जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने काफी ज्यादा कुछ ना कुछ ऐसे स्लोगन्स दिए हैं जिनसे कि उनको काफी ज्यादा सक्सेस मिली है. अब वो कौन कौन से हैं देखिए.
द कांग्रेस पार्टी ने लिया था, जो कि इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, स्लोगन दिया था गरीबी हटा। ओके, इट मीन्स कि रिमूव पॉवर्टी। इन द लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर 1971 में, कब आया था ये? 1971 के अंदर। द पार्टी प्रोमिसेस टू रिओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। और इन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ से क्या हटा दूंगी? गरीबी हटाऊंगी। ओके, इसके बाद आया था एक सेव डेमोक्रेसी। एक्चुअली इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो लिया था और काफी ज्यादा सक्सेस भी उन्होंने इस नारे के साथ में ली थी, लेकिन फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी के वो पीछे पड़ गई थी, इमरजेंसी लागू हो गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, तो उस ड्यूरेशन में वाज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण द्वारा एक स्लोगन दिया गया था सेव डेमोक्रेसी इन लोकसभा इलेक्शन के अंदर। ठीक है, एट बाय 1977, जिससे कि उनको काफी सक्सेस मिली थी इस स्लोगन से। So the party promises to endure the excess committed during emergency and restore civil liabilities, यानी कि जो सिविल लाइबिलिटीज वगैरह है वो उन लोगों को वापस मिलेगी। इन सारी चीजों का प्रॉमिस यहाँ पर किया गया था। ठीक है, कौन थे लीडर? जयप्रकाश नारायण। किसका स्लोगन था ये? जयप्रकाश नारायण का स्लोगन था। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के अंदर। और कब का था ये? 1977 में था। उसके बाद आता है द लेफ्ट फ्रंट यूज। ओके, द लेफ्ट फ्रंट ने क्या यूज किया था स्लोगन? लैंड टू द ट्रिलर। लैंड टू द ट्रिलर। ट्रिलर का मतलब कौन होता है? जो खेत को जोतता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिलर। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर ये स्लोगन दिया गया था, हेल्ड इन 1977 के अंदर। वहां पर जो लैंड ओनर्स थे, वहां पर उनके पास में बहुत जमीनें थी, लेकिन वो किसी तरीके का काम नहीं करते थे वहां पर। लेकिन जो मजदूर थे, जो ट्रिलर थे, यानी कि जो खेत जोतते थे, तो वहां पर एक स्लोगन दिया गया कि लैंड टू द ट्रिलर, यानी कि जो जोत रहे हैं खेत, उनको हम लोग दिलवाएंगे। इस तरीके के कुछ प्रोमिसेस किए गए, स्लोगन्स लगाए गए, जिनसे कि उनको काफी ज्यादा सक्सेस मिली थी। ठीक है, इसके बाद स्लोगन दिया गया प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। अब यहाँ पर तेलुगुज की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए एक स्लोगन दिया गया था। वो स्लोगन यूज बाय एन.टी. रामा रॉय द्वारा। किसके द्वारा? एन.टी. रामा रॉय, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी। किसके लीडर थे? तेलुगु देशम पार्टी के। आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के ड्यूरेशन में, जो कि 1983 में कराए गए थे, उस टाइम पे ये स्लोगन दिया गया, जिससे कि उनको काफी ज्यादा सक्सेस मिली। ओके, तो आप समझ गए कि किस तरीके से लोग जो है वो जीतने के लिए किस तरीके के स्लोगन्स हैं, या कुछ तरीके की बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे फोकस करके लोगों का अटेंशन लेते हैं। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत अच्छा माना गया है कि, या कह सकते हैं कि जरूरी भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कि वो अपने कंडक्ट कराएं इलेक्शंस, है ना, इलेक्शन कैंपेन्स को द वे दे वांट टू, जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। बट इट इज सम टाइम नेसेसरी टू रेगुलेट, लेकिन कई बार जरूरी हो जाता है उनको देखना, कैंपेन टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कंप्लीट। ठीक है, हम लोगों ने ये तो कह दिया कि ठीक है, जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ दिया जाए। ठीक है, वो जिस तरीके से भी लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं करें, लेकिन ये बहुत देखना जरूरी होता है कि इस टाइम पीरियड में वो कोई गलत तरीका ना अपना रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि और सबको इक्वल चांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब देखिए, हम लोग ये तो ठीक है कह दिया फ्री छोड़ देते हैं, लेकिन वो उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ड्यूरेशन, जो इलेक्शन कैंपेन के ड्यूरेशन में वो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि ना तो वो पैसा दे सकते हैं, ना ही धमका सकते हैं लोगों को। ठीक है, आप कन्विंस करिए, बोल के करिए, प्रॉमिसेस कीजिए, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पैसा दिया जाए कि आप ये इतना पैसा ले लो, हम वोट दे दो, और उनको धमकाया जाए। ठीक है, तो ये उनको नहीं करना है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे भी वोट नहीं मांगने हैं कि हम इस धर्म का ये करेंगे, उस धर्म का। ठीक है, जाति वगैरह इनको लेकर वोटिंग नहीं मांगनी होती है। ठीक है, वोट नहीं मांगने होते हैं। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेस फॉर इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के ड्यूरेशन में वहां पर जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस हैं, गाड़ियां वगैरह जो भी होती हैं, वो यूज नहीं करनी होती हैं। ठीक है, आप यूज नहीं कर सकते।
spend more than rupees 25 lakh in a constituencies for a Lok Sabha election और 10 lakh रुपीज इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए असेंबली इलेक्शन। अब तो ये बढ़कर ज्यादा हो गया है, 40 lakhs के अप्रॉक्स हो चुका है। ये डेटा आपका पुराना दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये दिया गया है कि लोकसभा इलेक्शंस में और असेंबली इलेक्शंस के अंदर कुछ मनी होता है जो फिक्स होता है कि आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिच है, जिनके पास पावर है, रिसोर्सेस है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा दें और इलेक्शन उनके बेसिस पे जीत जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मनी है वो भी फिक्स कर दी जाती है, उससे ज्यादा मनी आप वहां पर नहीं लगा सकते, ठीक है। इफ दे डू सो, अगर ऐसा कोई करता है, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ज्यादा गलत तरीके से या गवर्नमेंट रिसोर्सेस लिए जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आप पैसा ज्यादा यूज कर रहे हो या आप लोगों को डरा रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, इस तरीके से वोटिंग अगर मांगते हो तो क्या होता है। अगर आप ऐसा करते हो, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड। अगर आप जीत भी जाते हो ऐसा करके तो भी कोर्ट क्या कर देगा, आपके इलेक्शंस को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इस तरीके से कुछ भी काम किया तो आपके, अगर आप जीत भी जाते हो तो भी आपको जो आपके जो इलेक्शंस हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन एडिशनल टू लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन कंट्री हैव अग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए जितने भी पार्टीज होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट एग्री मॉडल जो है वो एग्री करना पड़ता है फॉर इलेक्शन कैंपेन। अब इसमें क्या होता है, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या होता है, ये जो है इससे सभी को एग्री करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इसके अकॉर्डिंग पार्टीज जो है वो क्या नहीं कर सकती है ना, तो क्या वो नहीं कर सकती है कि यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी रिलीजियस, जैसे कोई टेम्पल वगैरह हो गए, वहां पर उसको प्रोपोगंडा बनाकर इलेक्शंस नहीं करवा सकते या वोट नहीं मांग सकते, ठीक है। समझ में आया आपको, कोई डाउट है बेटा यहाँ पे। और क्या नहीं कर सकते हैं, देखिए और क्या नहीं कर सकते हैं, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, आप गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज जो हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, वो आपको यूज नहीं करने हैं। इसके अलावा क्या नहीं करना है, वन इलेक्शन आर अनाउंस्ड, एक बार अगर अनाउंसमेंट हो गया इलेक्शंस का, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। आप किसी भी तरीके से, आप जो भी कोई मिनिस्टर होगा या कोई भी होगा, तो वो किसी भी तरीके का, एक बार अनाउंसमेंट हो गया तो आप ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद में कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, किसी तरीके की नई पॉलिसीज लेके आ रहे हो, है ना, लोगों से प्रोमिसेस कर रहे हो, इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके तहत नहीं कर सकते हैं आप लोग, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसको अग्री करके चलना होता है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, किस तरीके से वोट्स की पोलिंग होती है, काउंटिंग होती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि जो तैयारियां जो होती हैं वोटिंग की वो किस तरीके से होती हैं। अब उसके बाद आता है पोलिंग। देखिए द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। ये फाइनल डे होता है इलेक्शन का जिस दिन लोग जो है अपने वोट लोगों को देते हैं, ठीक है। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, उसे जनरली हम क्या कहते हैं, उस दिन को इलेक्शन डे बोला जाता है ना। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट, अब जैसे मैंने आपको बताया था वोटर लिस्ट का, ठीक है, अपडेट भी होती है हर 5 साल से, वो जो ट्रांसफर होके चला जाता है उसका नाम कट हो जाता है, जो डेड हो जाता है उसका नाम कट हो जाता है, ट्रांसफर वालों का दूसरी जगह जहां वो जाता है वहां नाम ऐड हो जाता है। तो जहां पर आप देखते हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम है तो आप जाके क्या करते हैं, वहां पर वोट देते हो, ठीक है। कहां पर देते हैं, आपके नियर बाय पोलिंग बूथ जहां पर आपका नाम आया होता है वहां पर आप जाके वोट देते हो। सिचुएटेड यूजुअली इन ए लोकल स्कूल, कहां पर लगता है, ज्यादातर लोकल स्कूल्स के अंदर पोलिंग बूथ्स लगाए जाते हैं, और एक गवर्नमेंट ऑफिस या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर पोलिंग बूथ लगाया जाता है, ठीक है। When the voter goes inside the booth, अब जब वोटर एक बार अंदर जाता है ना बूथ में,
तो क्या होता है, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई है ना, हर या जो इलेक्शन वाले जो बैठते हैं, टीम बैठते हैं वोटिंग वाले, तो वो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले उस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो उसको देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्सन वही है या नहीं, या कोई और आके उसका वोट दे रहा है, ठीक है। पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट द वोट, ओके, और उसके फिंगर पर एक मार्क लगा दिया जाता है ब्लैक कलर का, और फिर उसके बाद में उसको वोट देने के लिए बोला जाता है, ठीक है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज, देखिए अब एक एजेंट जो होते हैं हर कैंडिडेट के, वो वहां पर बैठा होता है, अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। वहां पर हर कैंडिडेट का एक मेंबर बैठता है ताकि वो ये देख सके कि जो पोलिंग जो वोटिंग हो रही है वो फेयर मैनर में हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर अवर कंट्री, क्या इलेक्शंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2014 का डेटा देखा जाए तो 3500 करोड़ रुपीस जो थे लोकसभा इलेक्शंस के अंदर पैसा खर्च हुआ था, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको लगाया जाए पर पर्सन से, तो 40 रुपीज पर पर्सन वोटर लिस्ट पर नाम मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं पैसों को तो 40 रुपीज पर पर्सन आता है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ पैसा जरूर लगता है, लेकिन जो हमें बेनिफिट्स होते हैं वो इस पैसे से काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर अच्छी गवर्नमेंट आती है और हमें बेनिफिट मिलता है तो ये पैसा हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। अब देखिए earlier the voter used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the बैलेट पेपर। पहले क्या होता था कि इस तरीके का एक पेपर होता था, है ना, इस तरीके का एक पेपर होता था, यहाँ पर उसका नाम होता था और यहाँ पर उसका सिंबल होता था, और जिस भी यहाँ नेम होगा और यहाँ सिंबल होगा, नेम होगा और सिंबल होगा, कुछ भी बना दिए जाते थे, है ना, जैसे कि हाथ बना दिया आपका, ठीक है, लोटस बना दिया, ये लोटस बना दिया या फ्लावर बना दिया, किसी भी तरीके का सिंबल जो है वो पार्टीज का दिया जाता था उनको। तो पर्टिकुलर उनका सिंबल, उसमें क्या किया जाता था, एक बैलेट पेपर पे एक स्टैंप होता था और उस स्टैंप को लगाना पड़ता था, ठीक है, कि आपको किसको वोट देना है यहाँ पर। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ए बैलेट पेपर इज शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द contestant candidate along with party name and symbol are listed. Okay, nowadays electronic voting machine EVM, आज के टाइम पर क्या चलता है, EVM मशीन होती है, ठीक है, EVM सॉरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, जिसके अंदर की क्या होता है, आपको प्रेस करना होता है, जिसको भी आपको वोट देना है बटन प्रेस कर दीजिए, उससे वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। मशीन क्या शो करती है, पर्सन का नाम, कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल वहां पर शो करती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन, जो कि क्या करता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको उनका सिंबल जो है वो देता है पार्टीज को, ओके। ऑल दैट द वोटर हैज टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट टू गिव हर वोट। जिसको भी वोट देना है हमें क्या करना है, वहां पर उस बटन को प्रेस कर देना है उस कैंडिडेट के नाम के सामने, ठीक है। Once the polling is over, जब एक बार पोलिंग ओवर हो जाती है, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. एक बार जिस दिन डिक्लेयर होता है कि आज पोलिंग डे है, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक सारे टाइम पोलिंग होती है, और उसके बाद में उस ईवीएम को सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पे सारे ईवीएम्स को रख दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ए फ्यू डेज लेटर ऑन ए फिक्स डेट, है ना, कुछ दिनों बाद में जिस डेट को डिक्लेयर किया गया है उस दिन पे ही ऑल द ईवीएम्स, है ना, फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो भी ईवीएम्स आती हैं उनको खोला जाता है, एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, और हर जितने भी काउंटेड किए वोटिंग जितने भी होती हैं उनको सबको काउंट किया जाता है वहां पर। द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली, है ना। अब वहां पर कैंडिडेट्स के कुछ
एजेंट्स भी बैठते हैं और वो देखते हैं कि जो वोटिंग काउंटिंग हो रही है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड, और उसको क्या कर दिया जाता है, इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन ए जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम। देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो ये जितने भी वोटिंग होती है वो एक साथ होती है, एक दिन पे होती है ना, ऑन द सेम डे। टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट, और जितने भी आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन इलेक्शंस होते हैं, काउंटिंग चलती है, तो पूरे दिन भर उन्हीं का डिबेट्स चलती रहती है, आप लोगों को अपडेट कराया जाता है कि अब इनके इतने हो चुके हैं, इतने वोट इनके हो चुके हैं, इतने वोट इनके हो चुके हैं। अब आपने कभी सुना है, नहीं सुना है ये सारी चीजें? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Within a few hours of counting, all the results are declared and it become clear as to who will form the next government. ये क्या होता है, कुछ घंटों में ही काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कौन अगली गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, What makes elections in India democratic? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे जो इलेक्शंस हैं उसको डेमोक्रेटिक बनाती है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। हमने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि इलेक्शंस के ड्यूरेशन में बहुत सारी अनफेयर चीजें होती हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस, है ना। न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में भी देखा होगा कि लोग जो हैं वो एक दूसरे पे बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, तो एलिगेशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। किस तरीके से होती हैं, देखिए, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूसिव ऑफ जीनियस नेम इन द वोटर लिस्ट। ठीक है, बहुत सारे इस तरीके की कैसी अफवाहें उड़ती हैं, कैसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इनका नाम नहीं था यहाँ पर, या इनका नाम होना चाहिए था, इस तरीके के नाम होते हैं, फॉल्स नेम यूज किए गए हैं, या इस तरीके से, या कहा जाता है कि मिस यूज हुआ है गवर्नमेंट फैसिलिटीज का एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी, कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने क्या यूज किया है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज किए हैं। ठीक है, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। या क्या बोला जाता है, किस तरीके की बातें उठी हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बोला गया है। क्या कैसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि लोग जो हैं, जो रिच लोग हैं, कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज एंड, है ना, तो यहाँ पर ये होता है कि ये भी इल्जाम लगाते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर एक लिमिट होती है पैसे खर्च करने की। ठीक है, तो कई लोग जो रिच हैं, जो पावरफुल हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, ठीक है, वोट्स लेने के लिए। तो इस तरीके की कुछ बातें होती हैं जो कि उठाई जाती हैं कि ऐसा किया गया है। और एक और बात है, इंटिमिडिएशन ऑफ वोटर एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डेज, यानी कि लोगों को जोर जबरदस्ती जो है बूथ पे वहां पर वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं लोगों पे, और न्यूज वगैरह के अंदर भी इन बातों को उठाया जाता है। मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, बहुत सारी बातें इनमें से सही भी होती हैं, लेकिन we feel unhappy when we read or see such reports, और हमें ये भी लगता है कि इस तरीके की जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हम काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं कि यार ये क्या है, ठीक है, कि कंट्री के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल, होता है लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं होता। ठीक है, बहुत छोटे स्केल में, जैसे पंचायत वगैरह के अंदर विलेज के सरपंच वगैरह के जो छोटे मोटे वोट होते हैं उनमें ये सारी चीजें होती है, लेकिन बड़े स्केल पर इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शंस। दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन। कैसे आप क्लियर कर सकते हैं कि ये बड़े लेवल पर नहीं होता है, इस तरीके की धांधलेबाजी जो है वो नहीं होती है बड़े लेवल पर, वो कैसे पता लगा सकते हैं आप लोग? तो देखिए, अगर ऐसा होता, आप सिंपल से अपने आप से पूछिए, अगर ऐसा कुछ होता तो रूलिंग पार्टी क्या चेंज होती? आप देखते हैं हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, होती है नहीं होती है? चेंज होती है ना। अगर ऐसा कुछ होता बड़े लेवल पे तो क्या गवर्नमेंट चेंज हो पाती? नहीं हो पाती। ठीक है, तो कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कैन टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। ठीक है,
It is vital question. Let us carefully examine various aspect of this question. अब देखिए इनको क्लियर करते हैं, कैसे क्लियर किया जाएगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसकी क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या बातें हैं, बता देती हूँ आपको। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the elections. ये सबसे पहले देखना है इलेक्शन फेयर है या नहीं है। ये सबसे पहले ये देखो कि कंडक्ट कौन करवा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करवाती है यहाँ पर। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इलेक्शन करवा रहे हैं वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। और इसके अलावा ये देखना है कि जो रूलिंग पार्टी है वो उसको प्रेशराइज कर रही है या उससे इन्फ्लुएंस तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? क्या कमीशन के पास में इलेक्शन करवाने की पावर होती है? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर? और वो वाकई में उन पावर्स को यूज करता है? तो देख लेते हैं। The answer to all these question is quite positive for our country. इन सारे क्वेश्चंस का अगर हम आंसर देखते हैं तो वो क्या आएगा आपका, यस आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए कैसे। In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. ठीक है, जितने भी इलेक्शंस ये होते हैं लोकसभा के और सभा के, ये कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट दैट द जुडिशरी एंजॉय। जिस तरीके से जुडिशरी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसकी पावर इंडिपेंडेंट होती है, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की पावर भी इंडिपेंडेंट होती है। वो किसी के अंडर में नहीं होती है, गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं होती है। ठीक है, देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईओ, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सीईओ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूज किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन चूज करता है यहाँ पर, प्रेसिडेंट चूज करता है। बट वंस अपॉइंटेड, ठीक है, एक बार प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट कर दिया तो प्रेसिडेंट भी उसको नहीं हिला सकता। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। ना ही उसको आंसर करना होगा प्रेसिडेंट को और ना ही करना होगा किसी गवर्नमेंट को। ठीक है, वो आंसरेबल नहीं होता है। Even if the ruling party or government does not like what the commission does, अगर रूलिंग पार्टी को ये पसंद नहीं होता कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम पसंद नहीं आया, तो भी वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द सीईओ। तो भी अगर रूलिंग पार्टी को लगता है कि ये काम सही नहीं कर रहा है सीईओ, और या फिर किसी गवर्नमेंट को भी लगता है कि सीईओ काम नहीं कर रहा है सही, एक बार प्रेसिडेंट ने अगर उसको चूज कर लिया तो उसको कोई हिला नहीं सकता वहां से। ठीक है, Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers. पूरे वर्ल्ड में इतनी पावर किसी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है जितनी कि इंडिया के सीईओ के पास में है। ठीक है, ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या क्या पावर्स हैं वो देख लेते हैं। Election Commission take decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of the elections to the declaration of the result. ठीक है, सारे डिसीजंस किसके होते हैं, इलेक्शन कमीशन के होते हैं। अनाउंसमेंट करना से लेकर डेट डिक्लेयर करना, पोलिंग की, वोटिंग की, वो सारी रिजल्ट की, डिक्लेरेशन की, सारा डिसीजन किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। पूरा कंट्रोल किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कौन इंप्लीमेंट करता है, इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करता है। एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। अगर कोई भी गवर्नमेंट पार्टी अगर उसको वायलेट करती है तो कौन पनिश करेगा उसको, इलेक्शन कमीशन उसको पनिश भी कर सकता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इलेक्शन कमीशन जो है, जब इलेक्शन चलते हैं, कैंपेनिंग होती है, कैंपेन लगते हैं, उस टाइम पे ये गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि आपको ये रूल करना, फॉलो करना है, इस तरीके से करना है, वैसे करना है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, टू
prevent use and misuse of government power, कि to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials, ठीक है, वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, और किसी भी तरीके का जो भी कोई मिस यूज हो रहा हो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का, तो वो उनको कह सकता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब भी किसी की इलेक्शन ड्यूटी लगती है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं इलेक्शन ड्यूटी पे, वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त, किसके अंडर में काम कर, किसकी ड्यूटी कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड नॉट द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, अब देखिए, in the last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the election commission to reprimand of government and administration for their lapses. When election official came to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they ordered to repoll. देखिए, अगर आपको ये लगता है कि पिछले जो भी टाइम पीरियड है लास्ट 25 इयर्स का, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, अपनी पावर्स को बढ़ाया है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सुधार लेकर आया है। अब देखिए, अगर आपको उनको ये लगता है कि पोलिंग के अंदर वो फेयर नहीं हुआ है इलेक्शन, है ना, तो वो वापस ऑर्डर निकाल सकता है किसी भी कंस्टिट्यूएंसीज के लिए कि वापस पोलिंग करवाई जाए, रीपोलिंग करवाई जाए, इसका ऑर्डर निकाल सकता है एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, ठीक है। कमीशन, इलेक्शन कमीशन, द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज बट दे हैव टू ओबे। रूलिंग पार्टी को नहीं समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो भी रूलिंग पार्टी को उसको ओबे करना ही पड़ता है, बात माननी ही पड़ती है, ठीक है। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। क्या ये पॉसिबल होता अगर ये इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता? तो सारे मर्जी नहीं चला लेते अपनी, है ना, इसको पावर दी गई है, इंडिपेंडेंसी दी गई है, तभी तो इलेक्शंस प्रॉपर हो पाते हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे इलेक्शंस जो हैं वो फेयर होते हैं, ठीक है, वहां पर इस तरीके की कोई भी धांधलेबाजी नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कल पूछ लीजिएगा, और पॉपुलर पार्टिसिपेशन से हम लोग कल शुरू करेंगे, और कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। कोई क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ टॉपिक आप लोगों को? यस मैम। चलो, ओके, लीव करिए क्लास।